प्रिंस, गुड मॉर्निंग। कुणाल, गुड मॉर्निंग। सतीश, गुड मॉर्निंग। मनीष चौहान, गुड मॉर्निंग। वरुण, गुड मॉर्निंग। कोई नहीं कुणाल। जहां तक आपके सेंटेंस को देख के लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आपकी राइटिंग बुरी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अभी सीखना बहुत बाकी रहेगा। मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि राइटिंग का पार्ट किसी को सिखाना, ये ग्रामर के रूल्स नहीं होते हैं, ये भी एक आर्ट की तरह ही है। तो इन दैट सेंस जो मैं आपसे बात करूंगा उसको समझ के। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है या नहीं? हाँ, कुणाल तो बोल रहे हैं आ रही है। चलो, मनीष ने भी कहा आ रही है। सतीश ने भी बोला। वरुण, देख लेना अपना कुछ पार्ट। तो ये लोकल होगा शायद, मनीष को, सतीश को, कुणाल को। क्लियर आवाज है ना? मनीष, सतीश, कुणाल, आवाज क्लियर है या डाउट है? मतलब क्लियर नहीं है अच्छे से? वो ऐसा ही है, अमजद ने कहा। अमजद, आपके यहाँ लॉकडाउन लगने वाला है मुंबई में? एक्सपेक्टेड है कि कल से लगेगा ना अमजद? कल से मैंने सुना न्यूज चैनल में कि फुल लॉकडाउन आने वाला है कल, प्रोबेबली फ्रॉम टुमारो। द वे इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं। देखो, राइटिंग एक ऐसा पार्ट है जहां पे चीजों को एक मैं हर्ष, गुड मॉर्निंग। मैं एक वेबस्टर की एक राइटिंग की किताब थी, आप लोगों ने। चलो वरुण, टेंशन मत ले, अभी अभी बात सुनो। अब वेबस्टर की किताब मैंने एक पढ़ी थी राइटिंग के पार्ट में। आप लोगों ने वेबस्टर की डिक्शनरी सुनी होगी। मैं उनकी एक पार्ट पढ़ रहा था, उनका उनका एक राइटिंग का पार्ट। उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली थी कि आप अपने रिटन पीस को, कोई भी रिटन पीस, बी इट लेटर और एसे, खुद पढ़ो।
और जब खुद पढ़ना हो तो मेस्मराइजेशन नहीं होना चाहिए। मेस्मराइजेशन का मतलब कि हम मंत्रमुग्ध ना हो। मंत्रमुग्ध मतलब कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ये दिमाग में ना हो। और पढ़ो, और अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप ये मान के चलना कि आपकी राइटिंग अच्छी है। शुरुआत के स्टेज में अगर आप एक्सपेक्टेड हो, क्योंकि आप डिफरेंट तरह के राइटिंग्स पढ़ रहे हो, आप कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड राइटिंग, वो तुमको एक आइडिया होगा। एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली, मन के भीतर में तो आइडिया होगा कि अच्छी राइटिंग किसको बोलते हैं। अब अगर आप अपनी राइटिंग को उसके कंपैरिजन में डाल के देखो और लगे कि ये ठीक है, तो मान के चलना कि यू आर ऑन ट्रैक। और अगर डाउट लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं है, पढ़ने में सेल्फ बहुत मजा नहीं आ रहा है, तो उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है। अब डेवलपमेंट की कोशिश आप लोग कैसे करोगे, वो आपके अभी आपका क्या है कि आपको एक लिंक दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। आप अपनी एक छोटी सी राइटिंग विथ योर नेम, ध्यान रखना प्लीज कि अपना नाम ऊपर में लिख देना ताकि मेरे को पता रहे। छोटी सी राइटिंग, बहुत ज्यादा लंबा मत लिखना, चेक करने में मेरे को दिक्कत होगी। आप लिख के मेरे को भेजो, ठीक है? और मैं उसको, प्रिंस, मैं उसको क्या करूंगा कि आपके इंडिविजुअली सबके थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, आपको मैं दिखाऊंगा कि उसको कैसे प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से लिखा जा सकता है। तो आपको धीरे धीरे करके वो चीजें एडॉप्ट होने लगेंगी। क्योंकि देखो, हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट इन सेंस, बाधाएं हैं कि हमारे पास वर्ड्स के स्टॉक इतने नहीं है कि मैं अपने सारे काम चला लूं। एक, दूसरा, हमारे ग्रामर का की अंडरस्टैंडिंग, हमारे ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अच्छी हो रूल्स की, बट वो रिटन में वो ग्रामर कितना इफेक्टिव होता है, स्टाइल कितना वो दे पाता है, अभी उसकी पढ़ाई नहीं हुई है। पढ़ाई इन सेंस की आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वहां भी दिक्कत आने वाली है। तो इन दैट सेंस आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें रहते हुए इफेक्टिव राइटिंग कैसे किया जा सकता है, वो तुमको देखना है। और याद रखना, अपने एक पीस को, एक राइटर ने बड़ा अच्छा बोला था कि आपको क्या करना चाहिए कि अपने किसी राइटिंग के पीस को, आप राइटिंग का एक पीस ले लो, जो भी आपने लिखा, इसको रीराइट करके देखो, रीराइट। और ध्यान ये रखना है कि वहां के थॉट हो, स्टाइल कुछ चेंज हो, स्टाइल कुछ चेंज हो, तो फिर आप देखोगे कि यहां से बेटर आपने यहां लिखा है। उसको अगर 3-4 बार लिखो, 3-4 बार, और ये जो 5th टाइम में अगर आपने जो लिखा और इसको अगर तुम यहां कंपेयर करो ना, तो यू विल फाइंड वन थिंग कि तुम्हारी ये राइटिंग, ये वाली उसी थॉट पे मच बेटर है एज कंपेयर टू योर फर्स्ट वन। तुम्हें यह महसूस होगा, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, सब राइटर के साथ, जो लोग लिखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले लोग नहीं, जो राइटिंग करते हैं, उनको ये दिखाई पड़ेगा। और अब आपको एक काम और करना है, ध्यान रखना, राइटिंग का एक कोरोलरी, जिसको कंप्लीमेंट्री पार्ट, जिससे वो जुड़ता है, वो होता है रीडिंग। रीडिंग, रीडिंग जरूर करो, लेकिन अब रीडिंग का पर्पस बदलेगा, समझना तुम। रीडिंग एक टाइम में होता है जब हमें चीजों को समझना होता है, हम समझने के लिए चीजों को पढ़ते हैं। जब आप राइटिंग के लिए रीडिंग करोगे ना, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग विल टेक द बैक सीट, अंडरस्टैंडिंग बैक सीट लेगा, बैक सीट लेगा वो। और आपको वो पढ़ना है इसके लिए कि राइटर इस थॉट को किस स्ट्रक्चर में
कैसे, और ये वाली राइटिंग जो रीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 4 10 पेज 2 4 पेज की राइटिंग रीडिंग नहीं होनी चाहिए। आप 5 लाइन लो, 6 सेंटेंस लो, 7 सेंटेंस लो, और देखो कि उस थॉट को उसने प्रेजेंट कैसे किया है प्रेजेंटेशन के लिए, कि उसी थॉट को उसने क्या सारे डिफिकल्ट वर्ड्स लगा के किए हैं, या सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, थॉट का प्रेजेंटेशन उसने कैसे किया है। इस बात को तुम रियलाइज करने के लिए रीडिंग करो। धीरे धीरे, चूंकि ये चीज अभी बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं किया है, स्लोली यू विल गेट टू नो, धीरे धीरे तुमको ये समझ में आने लगेगा कि हम किसी भी बात को प्रेजेंट करने का हमारे पास 1000 तरीका हो सकता है। अगर हमारे पास थॉट्स अच्छे हों, नंबर 1, हमें प्रेजेंटेशन आता हो, तो हम किसी भी बात को, अगर वो 200 वर्ड में मेरे को बांध दे, तो मैं 1000 वर्ड की बातों को 200 वर्ड में लिख सकता हूं। बट बिफोर ऑल दिस यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस। पहले रिटन में फ्लुएंसी आए। फ्लुएंसी मतलब अटको नहीं, तुम शुद्धता आए। अब आप, मैं जो अगर मतलब सही से बोलो तो शायद आपकी राइटिंग को अगर आज आपने लिखा है, जैसे कुणाल ने कहा कि उसने लिखा है, शायद हर्ष आप लोगों ने भी लिखा होगा प्रिंस, मेरे वाले टॉपिक को कल जो मैंने दिया था, उस टॉपिक को आपने जो लिखा है वो मेरे को मिलेगा तो एक कंक्रीट पार्ट होगा जिसमें मेरे को डिस्कस करने के लिए चीजें रहेंगी आपके सामने में। और अभी क्या होगा ना कि अभी क्लास का डिस्कशन नहीं होगा, अभी इंडिविजुअली सबका डिस्कशन होगा। इंडिविजुअली हर्ष की राइटिंग है, कुणाल की राइटिंग है, वरुण की राइटिंग है, अमजद है, जितने भी लोग हैं उनकी अपनी राइटिंग का डिस्कशन होगा कि भाई इस बात को तुम ऐसे भी लिख सकते थे। और जब वो फिजिकल लेवल पर डिस्कशन होगा ना आपके सेंटेंसेस को लेके, तो यू विल फील कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एडेप्टेशन होगा। अब देखो, तुम पहले एक पार्ट देखो, तुम्हारे पास राइटिंग 2 तरह के होते हैं। पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। राइटिंग और स्पीकिंग दोनों का 2 पार्ट होता है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसी पार्ट को वो बांट के एग्जामिनेशन में डाल देता है। इस बात को समझिएगा आप लोग ध्यान से। फॉर्मल राइटिंग वो होती है जिससे आप जो लिख रहे हो वो या तो साइंटिफिक चीज हो, मतलब फैक्चुअल हो, साइंटिफिक का मतलब फैक्चुअल हो, तथ्य हो, उसका आपको एनालिसिस देना है। दैट यू से कि ऐसे होता है, प्रेसी होता है। लेटर में भी 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। हर्ष ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, लेकिन पहले आपकी राइटिंग मेरे को मिल जाए, आपके अपने कुछ सेंटेंसेस मेरे को मिल जाए, तो फिर देखो क्या होता है ना कि अगर सिम्टम पता चल जाए कि बच्चे में, रोगी में ये परेशानी है, तो उसके लिए दवाई प्रेस्क्राइब करना बहुत आसान होता है। एक तरह की चीजें नहीं होती हैं। मैं अभी एक एक पार्ट बता रहा हूं जो सबको पे लागू होगा। इनफॉर्मल राइटिंग एक ही जगह होता है, जब आपको कोई लेटर लिखने के लिए दे, और लेटर भी किसको, जिससे आप किसी प्रोफेशन, किसी काम से नहीं जुड़े हुए हो, उनसे फीलिंग का रिलेशन हो। से योर फ्रेंड्स, your brothers, your members of the family, these are the people with whom you are informally related. बैंक मैनेजर के साथ, किसी डिपार्टमेंट के हेड के साथ आपके पास जो राइटिंग होती है वो फॉर्मल राइटिंग में है। अब आप एक बात ध्यान रखो कि इनफॉर्मल राइटिंग में जब नाम ही इनफॉर्मल है तो बहुत सारी चीजें आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे जो प्राइम फैक्टर होता है वो होता है फीलिंग। फीलिंग होता है प्राइम फैक्टर। अगर तुम्हारा छोटा भाई सोशल नेटवर्क साइट पे बहुत सारा टाइम गंवा रहा है वो, और उसकी परीक्षा नजदीक है, अब अगर तुमको एक लेटर लिखना है
तो उसको डांटना भी है, उसको समझाना भी है। अब अगर वो तुम्हारे सामने में होता, जरा रियलाइज करना, तो तुम अपने फिजिकल बॉडी लैंग्वेज से, वॉइस के अप एंड डाउन करके, आंख से, फेस से, सबसे तुम उसको समझा सकते थे। लेकिन अगर तुम उसको लेटर लिख रहे हो तो वो तुम उसको डांट रहे हो, ये तो तुम्हारे वर्ड्स बताएंगे। और वर्ड्स में हम कैसे डांटेंगे, जरा सोचना तुम। दैट इज वाई इट इज सेड कि फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना दुनिया का एक एक टफ काम में से है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ये आपको, देखो फिजिकल लेवल पे ये बहुत आसान लगेगा कि इनफॉर्मल एसेज लिख दिया जाए, लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। इसको हम लोग उसको, उस टोन को पूरे पैसेज में मेंटेन नहीं करते, पूरे राइटिंग में मेंटेन नहीं करते हम। मैं इनफॉर्मल राइटिंग में बाद में आता हूं। अब जो फॉर्मल राइटिंग है, जिसका तुमको मेजरली, जिसकी जरूरत तुमको पड़ेगी, इसमें एक पैटर्न होता है। पहला पैटर्न यह है कि कहा यह जाता है कि आई और यू का इस्तेमाल मत करो। आई और यू का इस्तेमाल इनफॉर्मल में हो सकता है। अगर आप कभी ऐसे लिख रहे हो और इन माई ओपिनियन एंड दिस एंड दैट अगर आप लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब चीजें एकदम बंद करनी होंगी, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि आप कोई एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी हो और आप अपना ओपिनियन जाहिर कर रहे हो। तुम एक बात बताओ, एक बात समझना, तो थॉट्स का नयापन तुम कभी ला सकते हो क्या? नोवेल्टी मतलब नयापन होता है। जब तुम कोई ऐसे लिख रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि तुम इंग्लिश में लिख रहे हो, तुम अच्छी चीजें लिख रहे हो, तुम उसमें फैक्ट्स का नयापन कैसे लाओगे? तुमने इन चीजों को कहां पढ़ा है? वो चीजें जो तुमने न्यूज चैनल में सुनी है, वो चीजें जो तुमने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में पढ़े हैं, तुमने अदर पेजेस में पढ़े हैं, वही पढ़ी हुई चीजें तो तुम रीराइट करने वाले हो। तुम्हारे अपने थॉट तो नहीं है। तो याद रखना कि एग्जामिनर तुम्हारे अगर थॉट को, हम नहीं लिख सकते, हम नई चीजें लिख ही नहीं सकते। एक स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि वो नई चीजें लिखे, क्योंकि वो उस एरिया का एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट्स आर दोज who have studied that area for the last 15 years, 10-20 years. कश्मीर पे मैं तुमको बताऊं, कश्मीर की समस्याएं जो भी हैं, कश्मीर पे हर न्यूज़पेपर के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स, अगर कश्मीर पे कोई आर्टिकल लिखना होगा ना, तो वो लिखेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी लिख के कश्मीर पे चलाएगा, क्योंकि वो आदमी कश्मीर के डेवलपमेंट्स को लास्ट 12 सालों से, 15 सालों से स्टडी कर रहा है। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, 15 साल की जो समझ होगी ना, तो वो जो प्रेजेंट करेगा वो एक एनालिटिकल पार्ट होगा। हम लिखेंगे क्या जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, हमने पढ़ लिया उसको। याद रखना एक फैक्टर कि तुम वही थॉट लिखोगे जो सारे लड़के लिखने वाले हैं। उस एसे पे लिखने वाले सारे लड़के मोर और लेस वही थॉट लिखेंगे। पहली चीज तो एग्जामिनर को हम इंप्रेस तो थॉट से कर नहीं सकते हैं, उसको यहां से थॉट्स के नयापन से हम इंप्रेस नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा। संगीत, गुड मॉर्निंग। हम थॉट के नयापन से कभी एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं कर सकते, तो हम किसी से इंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं, फिलहाल अभी परीक्षा देनी है, हमें मार्क्स लाना है, और हम उनको जो इंप्रेस कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपने सेंटेंस की शुद्धता, अपने थॉट के ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, एंड वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, बीइंग एनालिटिकल, हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, फैक्ट्स को एनालाइज कैसे कर रहे हैं। बस ऐसी चीजों पे मार्क्स आता है जो चीजें, जिसमें से एक ग्रामर की एक्यूरेसी, सेंटेंस की एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल, वो तो दिखाई पड़ेगा, बट प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट, वो दिखाई नहीं पड़ेंगी।
और उन्हीं पे मार्क्स आता है। तो याद रखिएगा कि आपको अभी फिलहाल फिजिकल पे रहो, आप अभी सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली शुद्ध करो और उसके बाद आप उसका प्रेजेंटेशन और एनालिसिस वाला पार्ट को सीखो। पहले फॉर्मल राइटिंग में आई एंड यू आदि नहीं लिखना है, क्योंकि यह कहा जाता है ना कि आई मतलब लिखने वाला और यू मतलब जो पढ़ रहा है। अभी मैं आई बोलूं तो बोलने वाला और यू मतलब जो सुन रहा है। तो ऐसा लगेगा ना कि यू शुड बी ऑनेस्ट इन डीलिंग विद दिस थिंग्स, तो अजीबोगरीब लगेगा कि हम एग्जामिनर को बोल रहे हैं कि तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए चीजों को डील करने में। या अगर वी भी बोलो तो जरा सोचना कि वी भी अगर बोलते हो ना तो उसमें एग्जामिनर को भी लपेट लेते हो। सो ये सोचो कि इन चीजों में जहां पे हमको प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं ज्यादा करना पड़े, आई, वी, यू, क्योंकि यही तीनों का इस्तेमाल होता है, इन चीजों को रोको। दूसरे, कभी भी आप स्पेस बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन मत करना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अभी जैसे दे आर या फिर दे आर अगर लिखना हो तो ऐसे नहीं करना है। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं हर्ष उसको कैसे करना है। इन अ वे कुणाल तुम्हारी बात सही है, मैं उसको, अब कुणाल ने जो कहा कि पैसिव सेंटेंसेस ज्यादा फॉर्मल माने जाते हैं एक्टिव की अपेक्षा। तो अगर वर्ब को तुम पैसिव में अगर दो, मैं उसको कल से फिजिकली मैं उसको डील करूंगा, आप लोगों के कुछ मटेरियल्स मिल जाएंगे तो डील करूंगा। फिलहाल अभी इन चीजों को अवॉइड करने का सीखो। कॉन्ट्रैक्शन मत करना, एपोस्ट्रॉफी का यूज करके ऑक्सिलरी वर्ब्स आदि को जोड़ने वाला पार्ट, एपोस्ट्रॉफी बस एक ही जगह यूज होगा जहां पे आप का के लिए यूज कर रहे हो। राम्स जो लिखते हो ना, वो राम का के लिए राम से लिख सकते हो, लेकिन राम इज के लिए राम से नहीं लिख सकते हो। सो कॉन्ट्रैक्शन अवॉइड करो। ये चीजें आराम से आप यहां पे ले आ सकते हो, क्योंकि वहां के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, वहां पे तो सबसे बड़ी चीज फीलिंग होगी। और प्रेजेंटेशन ऐसा हो जो ऑर्गेनाइज्ड लगे। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज्ड। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी फॉर्मल राइटिंग के प्रेजेंटेशन की बात हो रही है ना, फॉर्मल राइटिंग की बात हो रही है, इनफॉर्मल बात आते हैं। आप कोई ऐसे लिखते हो, जरा सोचना। आलोक ने लास्ट डे पूछा था, यूपीएससी में हम जरा, आपको शायद आइडिया होगा, एसए का एक पेपर आता है, एक पेपर आता है। उस दिन उस सिटिंग में सिर्फ एसए आपको देने लिखना है, 3 आवर्स में एक एसए, 3 घंटे में एक एसए लिखना है। हाईएस्ट मार्क्स इज 200, 200 नंबर का एक एसए होता है और आपको 3 घंटे टाइम मिलता है लिखने को। जरा सोचना कि हमारे पास एक पेज से ज्यादा थॉट नहीं मिलता, अब 3 घंटे हम क्या लिखेंगे? और वहां इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी दिया रहता है कि थॉट्स का प्रेजेंटेशन, थॉट्स का रिपीटिशन, ग्रामर की गलतियां, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये सब कंसीडर किया जाएगा। अगर रिपीट भी हो रही है थॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो भी मार्क्स का डिडक्शन आएगा उसमें। मींस आपको 3 घंटे तक उस टॉपिक पे नई नई चीजें लिखनी है। अब जरा एक बात सोचो, हाउ टू डिराइव सो मच थॉट, इतना थॉट कैसे डिराइव किया जाएगा? एंड दैट हैपेंस, पीपल राइट एंड दे गेट गुड मार्क्स, दे गेट गुड मार्क्स। दैट इज वाई आई से कि थॉट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो आपको लगता है ना कि खत्म होने लगता है, तो याद रखना वो कारण यही है कि हम उसको, देखो क्या होता है, तुम राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, एग्जामिनेशन में बैठने वाले 80% लड़कों पे ये बात लागू होती है। वो 80% लोग राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लिखना ही उनके लिए फुल ऑफ स्ट्रगल है। तो वो फिर जब लिखना शुरू करते हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल कर रहे हैं तो थॉट गायब होना शुरू हो जाएगा।
तो याद रखिएगा कि आप जब लिखना शुरू करो उसके पहले अगर आपके पास 15 मिनट टाइम है या 20 मिनट टाइम है एक ऐसे लिखने के लिए, 2 या 3 मिनट में 2 या 3 मिनट्स में काम क्या करो कि तुमको उस टॉपिक पे क्या क्या लिखना है, ये तुम देखो। अभी तुमको लगेगा कि 20 मिनट में से 3 मिनट मैं यहां निकाल दूंगा तो मेरा टाइम कम हो जाएगा। एक्चुअली तब क्या करते हो ना कि पेन लेके बैठे रहते हो कि अब क्या लिखना है, और हड़बड़ी रहेगी तो वही वाला पहले लिखा हुआ थॉट भी रिपीट होने लगता है और मार्क्स कम होने लगता है। इसीलिए आप 2-3 मिनट टाइम अभी से निकालो और लिख मतलब पॉइंट्स बना लो कि मुझे उन उन चीजों पे ये लिखना है। पॉइंट्स बना लो जल्दी जल्दी। और जब तुम पॉइंट सोचोगे ना कि क्या क्या लिखा जा सकता है तो तुम्हारे पास इतना सारा पॉइंट आएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। छोटा छोटा इंडिकेशन अपने लिए हेल्प बना बना के लिखते चले जाओ कहीं रफ में। मैंने देखा था यूपीएससी के हॉल में, मैं भी जब दे रहा था उस समय में, तो लड़के 3 घंटे में से 1.5 घंटे बैठ के सोच रहे हैं पॉइंट्स। क्योंकि 1.5 घंटे अगर लिखना हो तो आदमी 30 पेज 35 पेज लिख देगा। बैठ के सोच रहे हैं ये पॉइंट लिखना है, ऐसे लिखना है, मतलब पॉइंट्स को ये और जब पॉइंट सोचोगे ना तो खूब सारा पॉइंट आएगा। उन सब पॉइंट्स को ये रख लो ताकि जब युद्ध शुरू करो, लिखना शुरू करो, तो तुम्हारे पास हथियारों की कमी नहीं हो। सारे पॉइंट्स हैं मेरे को, इस ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, अभी ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, वो कमी नहीं हो तो तुम्हारे पास वो 200 वर्ड कम, मतलब कम पढ़ने लगेगा क्योंकि तुमने थॉट लिख लिया है। ये कर लो, पॉइंट्स बना लो। और ये याद रखना कि दिस इज कॉल्ड, जो पॉइंट्स बनाओगे इनको लिखना है मेन बॉडी में। याद रखना ये मेन बॉडी है, ये सारे पॉइंट्स मेन बॉडी में आएंगे। बीच में तुम्हारे पास बचेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो, कंक्लूजन टाइप की चीज नहीं होती है। मन करे कंक्लूड करो, मन ना करे कंक्लूड मत करो। कंक्लूजन टाइप की चीज नहीं है। लेकिन इस पूरे पार्ट में ये चीजें तो वही मिलेंगी जो तुम्हारे को जो तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, वो चीजें तुम पॉइंट बनाओगे। इंट्रोडक्शन में इनकी कोई बात यहां पे नहीं रहेगी। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज। और एक चीज कहा जाता था, हम लोगों को बताया गया था और वो हकीकत है कि इंट्रोडक्शन कैरीज द इंडिकेशन ऑफ द मार्क्स दैट यू आर गोइंग टू गेट। इंट्रोडक्शन ही वो पार्ट है जिसमें आपका मार्क्स डिसाइड हो जाता है। क्योंकि एक बात समझना, एग्जामिनर पढ़ रहा है, वो अगर मान लो कि तुम्हारे पास कल जो मैंने टॉपिक लिखा कि कोरोना से इकोनॉमी को कैसे बचाया जाए, तो सबको आइडिया है, तुमको भी आइडिया है, एग्जामिनर को भी आइडिया है कि लड़का लिखेगा क्या, सबको पता है। तो उसको पता है कि मेन बॉडी में क्या लिखा जा सकता है, उसको पता है थॉट। और तुम्हें अगर एग्जामिनर बना दिया जाए और सेम बात हर ऐसे में लिखा हुआ रहे तो तुमको 1 2 3 तो तुम बड़े मन से पढ़ोगे, चौथे से तुमको ऊब होने लगेगी। ये है फैक्ट है, मैंने इसको तो फिजिकली महसूस किया है। फैक्ट ऊब होने लगेगी तुमको क्योंकि वही बात लिखी हुई है घिसी पीटी। अब चौथे के बाद में क्या होता है कि अगर किसी लड़के ने ग्रामेटिकली ज्यादा गलत किया है ना तो उसका मार्क्स ज्यादा कटने का संभावना होता है। हो सकता है कि पहले वाले कॉपी में जब एग्जामिनर फ्रेश हो कुछ कुछ एरर्स को इग्नोर कर दे, लेकिन जब जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है ना, वो एरर्स अगर हुए बड़े बड़े तो वो काटना शुरू कर देता है और बड़े बुरे तरीके से मार्क्स काटता है। सो रिमेंबर कि तुम्हें जो लिखना है उसका पॉइंट बना लो और उससे अलग हटके उस टॉपिक को पढ़ो। इस टॉपिक से तुमको अपने इंट्रोडक्शन का तुम आइडिया निकालो।
आइडिया निकालो कि वो हमको इंट्रोडक्शन क्या देना है। जैसे मैं तुमको बोलूं, प्रोग्रेस, प्रोटेक्शन, जो भी कुछ लिखना हो, कोरोना के काल में इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कैसे मेंटेन किया जाए, अगर ये थॉट देना हो। अब एक बात बताओ, कैसे तुमको रिकमेंडेशन देना है, कैसे कैसे मेंटेन किया जाए, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें तुम पॉइंट बना लो, इनको लिखना है। अब ये कि तुम इससे शुरू करो कि इस टॉपिक में देखो क्या लिखा हुआ है। कोरोना मीन्स नॉट कोरोना, एन इपिडेमिक, epidemic, and that too infectious epidemic, contagious epidemic, छुआछूत से फैलने वाला, and economic progress, exactly हर्ष, वही मैं बता रहा हूं। तुम ध्यान रखोगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमी। अब देखो जरा, अब मैं अगर सोचूं, मैं हर से आइडिया लगा रहा हूं, मैंने सोचा नहीं है, घर में नहीं सोचा, अभी मैंने एक टॉपिक बनाया। अब मेरे को अगर इंट्रोडक्शन सोचना हो, मैंने पॉइंट्स बना लिया, क्या क्या कैसे कैसे रिकमेंडेशन तुमको अभी हर्ष, अभी तुमको मैं बता रहा हूं, तुम लोग अभी मेरी बात सुन रहे हो, अभी तुम अगर सोचोगे क्या लिखना है ना, तुम्हारे पास माइंड ब्लैंक होगा। लेकिन आर्थिक प्रोग्रेस को कैसे मेंटेन रखा जाए, अगर तुम बैठ के सोचोगे क्या क्या तरीका हो सकता है, तो तुमको शायद 4-5 तरीका मिल जाएगा कि ये करना होगा। ठीक है, वो सब तुम्हारे मेन पॉइंट का गोला बारूद हो गया, उसको तुम रख लो किनारे। अब तुम इंट्रोडक्शन सोचो, और इंट्रोडक्शन में एक इपिडेमिक और एक इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर मैं तुमको सोचूं कि अगर मेरे को इंट्रोडक्शन देना हो, इकोनॉमी इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन, इट वर्क्स व्हेन द पीपल कम टुगेदर। If there is a factory that is economically quite what you call effective for the economy, जब जो economically effective हो, it is there that in that company there are thousands of people who work together. There is a schedule time, they come, they work for 8 hours, 10 hours, and then they go home. If there is an epidemic that is contagious, और छुआछूत वाली फैली हुई है, तो there is a high chance that if they come together to have a work, they might get affected. And if somebody has got the contracted the disease, it's that he or she will spread the disease to a majority of the colleagues, वो फैला देगा। So isolation is needed, and in isolation economy cannot work. मैं इंट्रोडक्शन के बारे में सोच रहा हूं, मेरे को इंट्रोडक्शन के बारे में सोचना है। In isolation economic cannot work. Be it import, be it export, be it production, manufacture, service sector, everywhere people must come together to function. In that sense, there are a few things that we have to think how the economic activities should go on, and yet the people are not affected. देखना, ध्यान देना हर्ष, अगर मैं 4 लाइन 5 लाइन का ये 5 लाइन की ये बात मैं लिखूं इंट्रोडक्शन में, मेरे को अभी तक पॉइंट्स मैंने नहीं अपना खर्च किया है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले लाइन से ये चीजें शुरू नहीं होंगी। अब ये मेरे को एक लगा, अभी बिना सोचे मेरे दिमाग में बात आई,
और चूंकि मैंने यहां खत्म किया कि लोगों को काम, इकोनॉमी के बिना इतने सारे लोग प्रभावित होंगे, गरीबी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चाहिए और लोगों को एपिडेमिक का प्रभाव भी, पेंडेमिक का प्रभाव भी नहीं पड़े, ये भी ध्यान रखना है। और ऐसे कंडीशन में मैं अगर सेकेंड पैराग्राफ के बाद जो तुमने सारा सोचा है वो वहां पे सेट हो जाएगा। वो सारी चीजें अब तुम्हारे पास पॉइंट्स कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, और तुम्हारा ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। सो याद रखो कि इंट्रोडक्शन ही वो फैक्टर है कि अगर एग्जामिनर पहला ही पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से पढ़ता है। मैं बहुत बार ऐसा देखता हूं, मैं बहुत बार ऐसा देखता हूं कि लड़के ने लिखा है खूब बड़ा सा, उसका पहला 5 लाइन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर या श्री नरेंद्र दामोदर, कुछ लोग तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी लिख देते हैं, लॉन्च्ड स्वच्छ भारत अभियान इन गुजरात ऑन डेट दिस दिस एंड दिस। अब ये देखते ही एक एवर्सन पैदा होता है, एवर्सन एज एन एग्जामिनर, कि तुम ऐसे कैसे लिख रहे हो। मैं तुम्हारा ओपिनियन पूछ रहा हूं, तुम अगर स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस कर रहे हो तो फिर किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, ये मैं थोड़ी, इसके लिए थोड़े इसे दिया है तुमको। मैंने इसे दिया है कि ये स्वच्छ भारत अभियान, हाउ स्वच्छ वी आर इवन आफ्टर 3 years और 4 years ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, कितने स्वच्छ हम बने हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो आपकी अपनी फीलिंग है। इट इज, अब अभी देखना, मेरे को इस स्वच्छ भारत अभियान पे अगर अगर इससे आता है ना, इससे आता है तो मेरे को लग रहा है कि हाउ रिडिकुलस और हाउ पैथेटिक आवर कंडीशन हैज बिकम when somebody else or rather the prime minister of our country is prompting us or motivating us to be स्वच्छ। जहां पे हमारे प्रधानमंत्री हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि स्वच्छ होना है। ये कैसी हास्यास्पद स्थिति है, कैसी हंसी वाली स्थिति है कि एक पढ़े लिखे मनुष्य को, जहां की लिटरेसी रेट 60% 70% है पूरे देश की, वहां के लोगों को बताया जा रहा है कि आपको स्वच्छ रहना है। मीन्स मैन हैज नथिंग टू डू विथ हिज लिटरेसी टू बी क्लीन, टू बी प्योर। लिटरेसी से स्वच्छता को कोई मतलब नहीं है। कहा जा सकता है, मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव होता क्या है, अभी तुमको बता रहा हूं। संगीत, एक दिमाग में आता है कि निगेटिव पॉइंट लिखना, भाई निगेटिव अगर आ रहा है नेचुरल तो निगेटिव लिखो ना, तुमको रोक कौन रहा है, लिखो निगेटिव। निगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। मैं स्वच्छ भारत अभियान में मेरे को अजीबोगरीब लगा, मैंने ये लिखा, मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू किया। It is quite ridiculous, ironical that a country enjoying 60% or 70% of literacy is the people over here are being motivated to be clean. Means that by default, by their inherent nature, we are not clean. We are not clean. We do not prefer cleanliness by our inherent nature. Even if we are quite highly educated, we may be highly educated, but cleanliness is quite different from our educational degree or educational level. हम लिख सकते हैं, that is why we are being motivated. There are celebrities who are promoting us, who are motivating us to be clean every day. Means we need some
sort of motivation to be clean ourselves. इंट्रोडक्शन लिखो ना, कैसा लग रहा है? कभी सोचे थे कि ऐसे भी सोचा जा सकता है? यही इंट्रोडक्शन, अमजद ध्यान रखिएगा, यही इंट्रोडक्शन है जो एग्जामिनर को सीधा बैठने पे मजबूर कर देगा। एग्जामिनर पढ़ा और लगा इसने थॉट को पकड़ा है। थॉट को नहीं पकड़ा है, ये थोड़ा सा नया है, ये बोरिंग नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री ने फलाने दिन स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। एक ये हो गया और एक ये इंट्रोडक्शन है। तुमसे इंफॉर्मेशन के लिए नहीं ऐसे दिया गया है कि तुम इंफॉर्मेशन दो, तुमसे एनालिसिस पूछा जा रहा है। और हर चीज को देखने का तरीका अलग हो सकता है। एक भी चीज, मुझे याद है कि कभी पहले की बात है, जब मैं थोड़ा खाली हुआ करता था, मैं एक ग्रुप को मैं राइटिंग पढ़ा रहा था। मैंने उनको कहा कि भाई फैन पे 500 वर्ड में ऐसे लिख के लाना। तो सब लड़का क्लास में हंसने लगा कि फैन पे ऐसे लिखना है तो बच्चा वाला चीज हो गया। मैंने कहा कि होल्ड, एक काम करना, ये क्या करता है, हवा देता है, कैसे चलता है, बिजली से चलता है, मोटर से चलता है, क्या करता है क्या करता है, ये सब मत लिखना। इसके 3 पंखी होती है या 2 पंखी होती है, तरह तरह का फैन होता है, ये सब मत लिखना। और तब 500 वर्ड में ऐसे लिख के ले आना फैन पे। अब सब माइंड ब्लैंक, तुम लोगों का भी हो गया होगा, माइंड ब्लैंक। अब क्या लिखा जाएगा? यही तो आता है। तो ये तो क्लास 4 का भी लड़का लिख लेगा, ना। तो तुम ग्रेजुएट हो, तुम इस फैन को देखते कैसे हो, सोच लो जरा। सतीश जरा सोचो कि अगर ये सब रोक दिया जाए कि सब नहीं लिखना है और तब भी 500 वर्ड में लिखना है, तो लड़कों ने कहा कि सर ये तो पता नहीं कैसे क्या लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे भी तो 50 वर्ड से खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि जरा सोचो तो, जस्ट थिंक। फैन मानवता के पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है। मानवता के पतन का एक बहुत बड़ा सबूत है, ह्यूमैनिटी के डिग्रेडेशन का। द मोमेंट आई सेड, पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि ये कैसे हो सकता है। देन आई सेड कि जस्ट सोचो जरा, there is a power who has made this world, and that power has given power has divided our the span of time that we live in into different seasons. In India, there is summer, there is winter, rainy season is there, ityadi. And when there was no electricity, man used to adjust themselves because the God has given them the power to bear those conditions. God has given them the power to bear those conditions. उन परिस्थितियों को सहने की ईश्वर ने क्षमता दी है. But God has given man a mind, and the mind is never satisfied with the situation in which he or she lives, a person lives. Then when there was heat in summer, mind started feeling that why should I bear the heat that was ordained by the God. ईश्वर ने ऐसे दिए थे कि मैं तुमको सहने की क्षमता दी है, तुम इसको सहो क्योंकि उसके बाद ठंड आ जाएगी। लेकिन मनुष्य ने कहा कि नहीं, तुम्हारे सिस्टम को मैं नहीं मानूंगा, मैं कुछ ऐसा आविष्कार करूंगा जिसमें तुम्हारे सिस्टम को मैं तोड़ दूं कि अगर तुमने गर्मी भी दी है तो मुझे ठंड लगेगी। और तब मनुष्य ने, फैन वो इंडिकेशन है कि मनुष्य ने नेचर पे विजय प्राप्त करना शुरू किया, नेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना शुरू किया। आज अगर प्रकृति उसका रिवेंज ले रही है तो उसकी शुरुआत फैन से हुई है। फैन उसका एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है।
अब जरा सोचो तो कि क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं? जरा सोचो तो। कर सकते हैं ऐसा? अब ये ग्रेजुएट की तरह कभी दिमाग में ये बात तो नहीं आई होगी। That is why I'm advising you people that your first few sentences, which you call introduction, जिसको तुम इंट्रोडक्शन कहते हो, is the one thing that decides the entire performance of yours. Because seldom I'm saying, does an examiner study the entire passage. Seldom does he study. Because he doesn't have time. He makes a generalization. He'll make a generalization, undoubtedly. He has got thousands of paper to read. He has got thousands of paper. He'll read a few sentences, of course. Of course, he'll read a few sentences. And by the structure of the sentences, the number of errors that you have committed in, and most important of all, the thoughts that you have dealt with, he or she will generalize the health of that essay or that writing piece through those through that introductory part. And if your introductory part is quite effective, somewhat novel, marks is something that that will take the back seat. You'll get as much marks as possible. तुम्हें जितना भी चाहिए होगा ना, जिसकी तुम कल्पना करते हो, वो मार्क्स मिलेगा। बस ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन का शुरुआती पार्ट जब तुम्हारा शुरू होता है, इसको सोचो, ये वाला जल्दी जल्दी पॉइंट बनाओ, इसको सोचो और इन पॉइंट्स को धड़ाधड़ डील करो, क्योंकि यहां पे तुमको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। दैट्स इट। तुमको यहां एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ग्रामेटिकली गलत नहीं होना है। एंड you'll be getting everything जो तुम चाहते हो। लेट्स सी, तुम्हारा अभी का आज अभी मैं बता रहा हूं, अभी बस ध्यान रखना, तुम्हारा चैलेंज रहेगा कि तुम अपने इंट्रोडक्शन को कितने नए तरीके से सोचते हो। कल आज मेरे को अमजद, मैंने कल एक टॉपिक दिया था, इफ यू रिमेंबर, I'd request you people to write a few sentences, कुछ sentences लिखो, मेरे को पोस्ट करो, ताकि तुम सब लोगों के इंग्लिश का लेवल, रिटन इंग्लिश का लेवल मेरे को रियलाइज हो जाए। शर्म मत करो, अच्छा लिखो, बुरा लिखो, अच्छा लिखोगे प्लीजेंट सरप्राइज होगा, खराब लिखोगे नॉर्मल लगेगा, क्योंकि मैं कोई एक्सपेक्टेशन तो रख ही नहीं रहा हूं ना, मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं कि तुम कैसा लिखोगे। इट हार्डली मैटर्स, गलतियां होंगी, नॉर्मल है, गलती कर रहा है, करता है भाई, सब कोई करता है। अच्छा लिखोगे तो प्लीजेंट सरप्राइज होगा। संगीत, मैं नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके अपना पोस्ट कर देना, वहां पे पोस्ट कर देना, लेकिन बहुत लंबा नहीं, मेरे को टाइम उतना ज्यादा नहीं मिलेगा भाई। मैं आप लोगों के पढ़ने के बातें पढ़ने की कोशिश करूंगा, बस मेरे को थोड़ा सा लिखने के 8-10 लाइन दे दोगे, आइडिया सब लग जाएगा आराम से। मैं सबका 1 to 1 सबका एनालिसिस मैं कर दूंगा। आपका अपना इंडिविजुअल एनालिसिस होगा, आपके रिटर्न का प्रॉस एंड कॉन्स, कि आप में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर ये सारी चीजें आपको आएंगी तो सुन के अच्छा लगेगा, करेक्शन का मौका मिलेगा, डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। बस आज के लिए बस याद रखना, इन चीजों को अवॉइड करोगे, कॉन्ट्रैक्शंस आदि, और इंट्रोडक्शन जिस टॉपिक का मिलेगा ना, उसको बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करनी है। एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू मस्ट बी कोऑपरेटिंग। कल से इस स्टाइल पे बात होनी शुरू हो जाएगी, सेंटेंस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो आपके सेंटेंस को लेके मैं ऑर्गेनाइज करता हूं, क्योंकि जब तक एक अनऑर्गेनाइज सेंटेंस नहीं मिलेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन मैं बता नहीं सकता।
तो आप अपना सेंटेंसेस दे दो, अनऑर्गेनाइज अनडाउटेडली रहेगा, उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका मैं बता दूंगा, उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मिलते हैं, थैंक यू।